दोस्तों, कहानी की शुरुआत में रिचर्ड नाम का आदमी बताता है कि जापान में हिमिको नाम की रानी हुआ करती थी, जो कि ब्लैक मैजिक करके यानी कि किसी को भी छूकर मार देती थी या फिर उसे जिंदा भी कर देती थी, जो कि कुछ लोगों ने मिलकर जापान के आइलैंड में बंद कर दिया था। और तब से लेकर अब तक लोगों का कहना है कि वो रानी अभी तक जिंदा है। इसलिए रिचर्ड हिमिको के बारे में पता लगाने के लिए गया था, जिसकी वजह से रिचर्ड की बेटी अकेली रह गई थी, जिसका नाम था लारा। इसके बाद हमें 7 साल के बाद दिखाया जाता है, जिसके दौरान हम लारा को एक क्लब में मार्शल आर्ट सीखते हुए देखते हैं। खैर, जैसे लारा अपना मैच खत्म करती है, वैसे ही उसके थोड़ी देर बाद वहां पर कोच आ जाता है और कोच कहता है कि लाओ मेरी फीस दे दो। लेकिन लारा की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ही खराब थी, इसलिए वो बाइक कोरियर का काम कर कर अपना पेट भरती है। और इसके फ्रेंड लारा को बताते हैं एक फॉक्स रेस होने वाली है, क्या तुम इसमें भाग लेना चाहोगी? जो कि इस शहर के अंदर एक साइकिल रेस होने वाली है। जो अपनी साइकिल पर इस फॉक्स को रखेगा और बाकी के रेसर इसे पकड़ने के लिए इसका पीछा करेंगे। अगर कोई भी इस फॉक्स को नहीं पकड़ पाया तो जिसकी साइकिल पर ये फॉक्स लगा हुआ है और फॉक्स को रखने वाले को $600 का इनाम दिया जाएगा। और इसके बाद लारा इस रेस में हिस्सा भी ले लेती है, जो कि लारा इस रेस में अपनी साइकिल पर एक फॉक्स को बांध लेती है। और जैसे लारा रेसिंग साइकिल कर रही होती है तो उस रास्ते में उसके फादर की तरह एक आदमी उसे दिखाई देता है और वो उस आदमी को देखकर अपने फादर के बारे में सोचने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से उसकी साइकिल की टक्कर हो जाती है, जिसके दौरान लारा को चोट भी लग जाती है। तभी इसके बाद पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। तभी पुलिस स्टेशन में लारा से मिलने एना नाम की लड़की आती है, जो कि लेडी इसके पिता के काम में शामिल है। और दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है जब रिचर्ड उस रानी को ढूंढने गया था तो वो वहां से नहीं लौटा, यानी कि 7 साल बीतने के बाद जब वो अपने घर पर नहीं लौटा तो सरकार ने इसे मृत घोषित कर दिया। और यहाँ ऐना लारा को छुड़ाने के लिए आई थी और ऐना कहती है क्या तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें पैसे दे दूंगी और तुम यहाँ से छूट जाओगी। तभी लारा कहती है कि नहीं, तुम पैसे मत दो। असल में दोस्तों, लारा ने अपने पिता की प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी नहीं लिया था, जो कि उसका मानना था कि उसके फादर अभी तक जिंदा हैं। तभी ऐना बताती है कि लारा, अगर तुमने इसमें से थोड़ी सी प्रॉपर्टी नहीं ली तो ये प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट की हो जाएगी। और लारा ये चीज सुनने के बाद और ये प्रॉपर्टी के लिए हाँ कर देती है। तभी लारा अपने घर पर आ जाती है और अपने फ्लोर की छत पर जाती है और वहां पर जाकर अपने फादर के बारे में सोचने लगती है कि वो सोचती है जब उसके फादर बचपन में उसे छोड़कर जा रहे थे तो उसके फादर ने उसे एक लॉकेट दिया था और जाते समय कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और अगले दिन लारा अपने फादर के ऑफिस जाती है और वहां से कुछ पेपर मांगती है, अपने फादर के कागजात पर साइन कर देती है। तभी उसके पास बैठा हुआ लॉयर उसे एक पजल बॉक्स देता है, कहता है कि ये तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। और लारा इस पजल को सॉल्व कर देती है और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसके अंदर से एक इमेज निकलती है जिसमें वो खुद होती है और उसके साथ उसके फादर भी होते हैं। असल में उसमें एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें उसके साथ एक चाबी भी होती है, जो कि उसके फादर ने वहां से जाते समय ये लारा के लिए लिखा था। और इसके बाद वो यहाँ से अपने फादर की कब्र के पास जाती है, जो कि उसके फादर का आखिरी सफर था। तब लारा उस नोट के अकॉर्डिंग अपने फादर के नाम का एक अक्षर दबाती है और जैसे ही उसे दबाती है तो उसमें से एक लॉक बाहर आता है। तभी लारा अपने पास से एक चाबी निकालती है और उस चाबी को उस लॉक में डाल देती है और इसका लॉक खुलने के बाद एक दरवाजा भी खुलता है। और जैसे ही वो अंदर जाती है और देखती है कि ये तो फादर का एक सीक्रेट ऑफिस है, और वो ये भी देखती है कि उसके फादर के कई सारे नकली पासपोर्ट भी मिलते हैं, जिसके दौरान वहाँ पर एक कैमरा भी रखा था जिसे रिचर्ड ने लारा के लिए एक मैसेज छोड़ा था। और रिचर्ड उसमें कहता है कि जब तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी तो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और कहता है कि लारा बेटा, मुझे इसके बाद एक हिमिका नाम की रानी के बारे में पता चला, जो कि वो इंसानों को छूकर जिंदा भी कर सकती थी, जो कि अपनी वाइफ को जिंदा करने के लिए उस रानी की खोज में निकल पड़ा। और लास्ट मैसेज में कहते हैं कि लारा अपने सारे मैसेज को जला देना और कहता है कि ये मैसेज मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, मैं जलाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैसेज और किसी के हाथ में न जा पाए। और यहाँ पर लारा को हिमिको की एक डायरी मिलती है और लारा इस डायरी को नहीं चलाती। और यहाँ उसे पता चलता है कि रिचर्ड हिमिको को ढूंढने के लिए लूरैम नाम वाले आदमी के साथ यामाताई गया था। इसलिए लारा अपने फादर को खोजने के लिए वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है। लेकिन लारा को वहाँ पर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जो कि उसने अभी तक अपने फादर की प्रॉपर्टी पर साइन नहीं किया था। और उसके पास पैसे न होने की वजह से अपनी माँ का एक लॉकेट गिरवी रखती है
और इसके बाद वो अपने फादर को ढूंढने के लिए हांगकांग को निकल जाती है, जहाँ पर कुछ लड़के उसकी मदद करने की जगह उसका बैग चुरा कर भाग जाते हैं। लेकिन लारा उन लड़कों को पकड़कर अपना बैग वापस ले लेती है और इसके बाद ये लड़के लारा को एक चाकू दिखाते हैं, जिससे डर कर लारा वहाँ से भाग जाती है और वो लू के शिप तक पहुँच जाती है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो उस शिप में से लू बाहर को आता है और लड़कों को वहाँ से भगाने के लिए अपनी बंदूक से फायर करता है। और वो लू को एक पेपर दिखाती है और कहती है कि मेरे फादर तुम्हारे साथ आए थे, बोलो मेरे फादर कहाँ पर हैं। और दोस्तों असली कहानी का ट्विस्ट यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि लू के फादर का नाम भी लू था, जिसके दौरान वो भी उस आइलैंड से वापस नहीं आए। तभी लारा बताती है कि हम दोनों के फादर यामाताई की तरफ गए थे। और ये सुनने के बाद लू कहता है कि ये आइलैंड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कहता है कि वहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ। और यहाँ पर लारा को पता चलता है कि लू पैसे कमाने के लिए वहाँ पर कार्ड्स वगैरह खेलता है और इसके ऊपर काफी लोगों का कर्जा भी है। और इसके बाद लारा सोचती है कि ऐसे तो नहीं मानेगा और इसे पैसे देने ही पड़ेंगे, इसलिए लारा इसके सामने पैसों की गड्डी रखती है और वो नोटों को देखकर आइलैंड की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों यामाताई के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद लारा को अपने फादर के बैग में एक पजल और मिलती है, काफी सारी कठिनाइयों के सामने से गुजरना पड़ेगा। खैर जब एक रात लारा की आंख खुलती है तो वो अपनी नाव को समुद्र के बीचों बीच पाती है। तभी लू बताता है कि हम दोनों यामाताई के पास हैं और काफी सारी समुद्र की लहरों के कारण शिप अपनी कंट्रोल खो देता है, इसलिए लू लारा को शिप खाली करने के लिए कहता है। और जैसे ही लारा अपने फादर का बैग लेने जाती है तो उनकी शिप एक पत्थर से टकरा जाती है और इसके बाद लारा पानी में छलांग लगा देती है और लू को ढूंढने लगती है। और बहुत कोशिश करने के बावजूद लारा को लू नहीं मिलता, तो वो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के किनारे आ जाती है। और जैसे ही लारा समुद्र के किनारे आती है तो कुछ लोग पीछे से आकर उस पर वार कर देते हैं, जिसकी वजह से लारा बेहोश हो जाती है। और जैसे ही लारा की आंख खुलती है तो उसके सामने एक बोझल नाम का आदमी बैठा हुआ होता है और लारा अपना बैग चेक करने लगती है, सोचती है कि मेरे बैग में से कुछ तो नहीं निकला है। जिस पर बोझल कहता है कि मैंने रिचर्ड नाम की डायरी तुम्हारे बैग में से निकाल ली है, जिस वजह से ये बोझल बताता है कि रिचर्ड ने हमारा साथ देने के लिए मना कर दिया था और कहता है कि इसीलिए मैंने उसे मार दिया। और दोस्तों सारा सच तो हमें यहाँ पता चलता है, जब रिचर्ड उस महारानी को ढूंढने आया था तो उसके पीछे पीछे ये बोझल भी आया था। और जैसे ही लारा उस टेंट से बाहर आती है, कुछ वर्कर पत्थरों को तोड़ रहे हैं और ब्लास्ट लगाकर उन्हें उड़ा रहे हैं और लारा के हाथ भी बांध देते हैं। तभी अचानक से लारा की नजर लू पर पड़ती है, जिसे बोझल के लोगों ने पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर बोझल आता है और सभी लोगों से कहता है कि हिमोको का पता चल गया है। जिसके बाद ये सभी लोग उस लोकेशन पर निकल जाते हैं। तभी लारा लू को बताती है कि मेरे फादर को बोझल ने मार डाला। तभी लारा की बात सुनकर लू भी कहता है इन काम करने वाले लोगों से पता चला है मेरे फादर को भी मार डाला। और इधर बोझल लारा की डायरी से उस हिमिको का पता लगा लेता है और कब्र का गेट खुलवाने के लिए वर्करों से काम करवाता है। और ऐसे ही एक बूढ़ा आदमी काम करते करते नीचे गिर जाता है। तभी बोझल की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है और बोझल अपनी बंदूक निकालता है और सारी गोलियां उसके अंदर उतार देता है। और इधर लू लारा को बचाने के लिए गार्ड पर वार करता है, जिससे लारा वहां से भागकर जंगल में आ जाती है और लू भी उसका पीछा करता है। तभी वहां पर बोझल आ जाता है और लू को गोली मारकर घायल कर देता है। और इधर दूसरी तरफ लारा एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर बढ़ती है और जैसे ही वो दूसरी चट्टान को पार करने की कोशिश करती है तो वो सीधा पानी में जाकर गिरती है और वो अपने आप को बचाने के लिए एक एरोप्लेन को पकड़ लेती है, जो कि काफी साल पुराना था। और जैसे ही लारा उसे पकड़कर ऊपर आती है तो वो उसके वजन से टूटने लगता है। तभी लारा को उस प्लेन में एक पैराशूट मिलता है और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो वो उस पैराशूट को खोल देती है। और जैसे ही वो नीचे लैंड करती है तो पेड़ पत्तों की वजह से वो घायल हो जाती है और लारा उन लोगों से बचने के लिए एक गुफा में चली जाती है, जो कि रॉकेट नाम का एक आदमी उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। पर लारा मौका देखकर उसके हाथ में काट लेती है और उसकी गर्दन को तोड़कर वहीं पर उसे मार डालती है। तभी अंधेरे में उसे एक परछाई दिखती है और जैसे ही लारा उस परछाई का पीछा करती है वो देखती है कि एक आदमी चट्टान के ऊपर चढ़ रहा है। और जैसे ही लारा उस चट्टान पर चढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे फादर रिचर्ड हैं। और इधर रिचर्ड अपनी बेटी लारा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो रोते रोते लारा से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और वो लारा के घाव को ठीक करता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। और अगले दिन बोझल हिमिको का गेट ढूंढ लेता है और इसके बारे में अपने बॉस को जानकारी देकर उन्हें वहाँ पर बुलाता है। और इधर लारा अपने फादर की डाली काटने में मदद करती है। तब रिचर्ड अपनी बेटी को बताता है
कि वो जल ट्रिनिटी के लिए काम करता है और कहता है कि हमें उसे रोकना चाहिए ताकि वो हिमिको तक न पहुंच पाए। और रिचर्ड कहता है कि तुमने तो उस डायरी को चला दिया होगा। लेकिन तभी लारा बताती है, कहती है कि वो तो बोझल के पास है। तभी रिचर्ड ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लारा को लगता है कि वो हिमिको तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी रिचर्ड कहता है अगर हिमिको का मकबरा खुला तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और लारा यह बात सुनने के बाद वो वहाँ से एरो उठाती है, बोझल के कैंप की तरफ बढ़ जाती है, जो कि काफी लोगों के पास खड़े हुए गार्ड को मार देती है और सभी वर्कर को वहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और सभी पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी लारा और लू उन गार्ड्स का सामना करते हैं और लारा अपने फादर को हिमिको के गेट पर देखती है। तभी वहाँ पर वो जलाता है और रिचर्ड को वहीं पर पकड़ लेता है और कहता है कि इस गेट को तो तू ही खोलेगा। तभी रिचर्ड बताता है कि अगर मैंने इस गेट को खोल दिया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी बोझल अपने गार्ड से कहता है कि रिचर्ड को यहीं पर मार दो। तभी लारा वहाँ पर आती है और अपनी तीर से उस गार्ड को मार देती है और बोझल यह मौका देखकर रिचर्ड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और लारा से गेट खोलने के लिए कहता है। तभी लारा पुरानी वाली पजल को याद कर उस गेट को खोल देती है और जैसे ही लारा उस गेट को खोलती है तो उस गेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद उस मकबरे में लारा, रिचर्ड, बोझल और उसकी टीम भी साथ में जाती है। तभी लारा जैसे आगे बढ़ती है तो उसका पैर एक ट्रिगर पर रख जाता है, जिस वजह से फ्लोट पर भाले निकलने लगते हैं और इस वजह से एक गार्ड की मौत भी हो जाती है। तभी इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने के बाद एक खाई के पास पहुंचते हैं और यहाँ से दूसरी ओर जाने के लिए वो एक सीढ़ी का भी यूज करते हैं। तभी एक गार्ड का पैर एक ट्रिगर पर रख जाता है, जो कि सभी गेट पत्थर से लॉक हो जाते हैं। तभी इसी तरीके से पूरा फ्लोर नीचे गिरने लगता है, जो कि लारा और भी लोग जो कि बच जाते हैं। तभी अचानक से लारा के नीचे की फ्लोर गिर जाती है। जैसे ही लारा नीचे गिरने वाली होती है तो वो अपने सामने वाले गेट को पकड़ लेती है। जिसके बाद लारा एक पहेली को याद करती है और बताती है उन्हें पीले रंग को मिलाने के लिए उन्हें नीले और एक लाल रंग को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हरा रंग तो आजादी का रंग होता है। और जैसे ही लारा उस हरे रंग को उस पर लगाती है तो वो गेट ओपन हो जाता है, जो कि इस गेट के अंदर हिमिको की दासियों की कब्रें होती हैं। और आगे जाने के बाद ये सभी हिमिको की कब्र तक पहुंच जाते हैं और बोझल रिचर्ड को कब्र खोलने के लिए कहता है। और तभी इसके बाद ये दो गार्ड आते हैं, उस कब्र को ऊपर से खोल देते हैं, जिस वजह से दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो कि हिमिको की वहाँ पर लाश होती है, जो कि अभी तक ठीक होती है। तभी अचानक से उसका शरीर सड़ने लगता है। तभी मकबरे में दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग को लारा उन्हें देखकर समझ जाती है कि हिमिको कोई डीमर नहीं थी। और इसके बाद लारा उस पजल को याद करती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि हिमिको कोई ब्लैक मैजिक नहीं करती थी, कि हिमिको को एक ऐसी बीमारी थी जब लोग उसे छूते थे तो वहीं पर मर जाते थे। इसीलिए हिमिको ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और इसकी बॉडी से लारा इन सभी को दूर रहने के लिए कहती है और उसकी बात को कोई भी नहीं सुनता। दो गार्ड उसकी बॉडी को छू लेते हैं। तभी उसके हाथ काले हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी बॉडी सड़ने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि हिमिको एक वायरस के शिकार थी। तभी गार्ड दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और अपनी गन को हवा में उठाकर फायर करने लगता है, जिससे बोझल अपनी गन से गार्ड को गोली मार देता है। जिसके बाद बोझल हिमिको की एक उंगली लेकर अपने बॉस के पास ले जाने का फैसला करता है। तभी लारा मौका देखकर गार्ड पर हमला कर देती है और दूसरी तरफ रिचर्ड गन उठाकर बोझल के पैर में शूट कर देता है और यहाँ से लारा उस गार्ड से बचकर भाग जाती है और गार्ड पीछा करते करते लारा के पीछे आ जाता है। और इसी बीच बोझल रिचर्ड से कहता है कि मुझे घर पे जाना है, इस बीमारी को आइलैंड से बाहर ले जाने के लिए मना कर देता है। तभी एक इन्फेक्टेड गार्ड उठता है और रिचर्ड पर हमला कर देता है। तभी यह मौका देखकर बोझल वहां से भाग जाता है और रिचर्ड अपने आप को बचाने के लिए उस इन्फेक्टेड गार्ड को मार डालता है, जिस वजह से वो भी थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ लारा अपनी जान बचाने के लिए हिमिको की दासियों के पास छुप जाती है, लेकिन हड्डियों की आवाज होने के कारण गार्ड उसे ढूंढ लेता है, जिस वजह से लड़ाई करते समय ये फ्लोर भी टूट जाता है, जिसके कारण ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। और इधर लारा जानबूझकर एक ट्रिगर पर पैर रख देती है। तभी दीवार से बचकर काफी सारे हथियार निकलते हैं, वो सीधा गार्ड पर जाकर लगते हैं। तभी लारा अपने फादर के पास जाती है और उसका फादर कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं नहीं चाहता कि ये वायरस भी तुम्हारे अंदर फैले। और कहता है कि हिमिको की लास्ट को ब्लास्ट कर बोझल को इस आइलैंड से बाहर निकलने मत देना। तभी लारा अपने फादर को रोते हुए अलविदा कहती है। इधर बोझल दूसरा रास्ता पार करने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ता है। तभी वहाँ पर लारा आ जाती है और भागकर उस सीढ़ी पर लटक जाती है।
और वो उसे दूसरी तरफ फेंक देती है और वो जल गुस्से में आकर लारा को दूर फेंक देता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। जिसके बाद लारा उस सीढ़ी को खाई में गिरा देती है, जिस वजह से रिचर्ड उस जगह को ब्लास्ट कर देता है और इधर लारा मौका देखकर उस पर वार करती है और उसके मुंह में हिमिको की उंगली डालकर खाई में नीचे गिरा देती है। अब पूरी तरीके से ये जगह ब्लास्ट होने लगती है। तभी लारा अपनी जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर लू आता है और लारा का हाथ पकड़कर उस जगह से बाहर निकाल लेता है। तभी वहां पर उन्हीं गार्ड का हेलीकॉप्टर आता है। तब लारा और लू पायलट को धमकी देकर उनसे कहते हैं कि हमें अपने घर छोड़ के आओ। जिसके बाद हमें इंग्लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लारा अपने फादर के प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करती है और उनकी कंपनी की ओनर बन जाती है और अपने ऑफिस का सारा काम ऐना को सौंप देती है। तभी लारा को पता चलता है कि ओजल जिस कंपनी के लिए काम करता था वो भी उसी की कंपनी है। तभी लारा अपने फादर के ऑफिस में जाती है। तभी लारा को समझ आ जाता है कि ऐना की निगाह मेरी फादर की प्रॉपर्टी पर है और आखिर में लारा ने अपनी माँ का लॉकेट जो गिरवी रखा था उसे भी छुटा कर अपने पास रख लेती है और वो वहाँ से एक गन भी खरीदती है ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। और यहीं से इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में टाइप करके जरूर बताना। और हाँ, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस मूवी को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।